नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट न केवल संविधान की रक्षा करता है बल्कि उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या भी करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में समाज और राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दे लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपना फैसला सुना सकता है। आज विशेष में हम आपको बताएंगे इन अहम मुद्दों के बारे में जिन पर फैसले का देश के हर नागरिक को बेसब्री से इंतजार है। साथ ही आपको बताएंगे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के जस्टिस और चीफ जस्टिस के तौर पर लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले। इसके साथ ही देश की न्याय व्यवस्था में चीफ जस्टिस का पद कितना अहम है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले दिनों में अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर फैसले आ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला सुना सकते हैं जिनका काफी लंबे अरसे से इंतजार हो रहा है। इनमें आधार की अनिवार्यता, समलैंगिकता, अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा मुद्दा, सबरीमाला मंदिर और दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन जैसे मामले शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ इनमें से कई मामलों में अपनी सुनवाई पूरी कर चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके बचे 19 कार्य दिवसों में सुप्रीम कोर्ट से इस महीने राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर दूरगामी असर डालने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। इनमें से कई फैसले बड़े और ऐतिहासिक भी साबित हो सकते हैं। Pending in the Supreme Court, and he'll be taking the decision as the Chief Justice, because I think he retires in October, if I'm mistaken, in October this year. Before that, the important issue like Aadhaar, then this Sabrimala, then Babri Masjid, and there are various other issues which I'm sure he'll decide. And people are very confident to have him as the Chief Justice to decide the issues. इनमें से एक है आधार की अनिवार्यता से जुड़ा मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 10 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी है। संविधान पीठ ने तमाम पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। 5 जजों की संविधान पीठ को ये तय करना है कि आधार की अनिवार्यता से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या नहीं। इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी से शुरू हुई और कुल 38 सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस A.K. सीकरी, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ में आधार मामले की सुनवाई हुई है। फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक है। इसमें मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी सुनवाई है। इससे पहले 1973 में मौलिक अधिकारों को लेकर केशवानंद भारती केस की सुनवाई करीब 5 महीने चली थी। इन्होंने पहले जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि प्रिवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है। अब आधार जो है वो हमारी प्रिवेसी को स्लाइटली अंडरमाइन कर रहा है। तो ये डिसाइड होगा कि कभी आधार नेसेसरी है, इस पर जो ये मांग रहे हैं हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये हमें देना ज़रूरी है या नहीं है। अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में है। इसी मामले के तहत एक बड़ा सवाल उठा है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस फैसले के दोबारा परीक्षण के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने भेजा जाए या नहीं, इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।
20 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले 1994 के फैसले के दोबारा परीक्षण से जुड़े निपटारे के बाद ही टाइटल सूट पर विचार होगा। पहली जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दी है, वो जो जजमेंट है वो कहीं वो रिव्यू करने के लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें होल्ड की थी जो अच्छी नहीं लगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा समलैंगिकता से भी जुड़ा है। दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक संबंध को अपराध के दायरे में रखा जाए या नहीं, इससे जुड़े आईपीसी की धारा 377 की वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 17 जुलाई को धारा 377 की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट का कहना है कि ये दो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंध तक ही सीमित रहेगा। पीठ का कहना है कि धारा 377 को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा तो अराजकता के हालात पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुकी है कि इस मामले में सहमति ही अहम बिंदु है। 377 है जो एक ही सेक्स के जैसे लेस्बियनिज्म हो गया, होमोइज्म हो गया, ये अभी तक तो जुर्म है, लेकिन ये देखना है सुप्रीम कोर्ट को कि ये ऑफेंस रहेगा या नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है आईपीसी 497 की वैधता से जुड़ा मामला। अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है तो संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उक्त महिला का पति एडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला नहीं बनता। ये नियम भेदभाव वाला है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ तय करेगी कि आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं। अडल्ट्री में ये है कि अभी तक सिर्फ आदमी ही प्रोसिक्यूट हो सकता है, औरत प्रोसिक्यूट नहीं हो सकती अडल्ट्री के लिए, जो क्रिमिनल चार्ज है। सुप्रीम कोर्ट अब देखना है इसको जेंडर न्यूट्रल बनाना है या अडल्ट्री को वैसे ही ख़त्म कर देना है। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। संविधान पीठ ने 3 अगस्त को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल केरल के सबरीमाला में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये पाबंदी सही है या नहीं। हालांकि सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की ओर से टिप्पणी की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सब नागरिक किसी धर्म का पालन या प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आदमी और औरत में कोई वितकरा नहीं हो सकता और राइट्स इक्वल हैं। वो राइट्स इक्वल अगर हैं तो क्या रिलीजन के को मद्देनज़र रखते हुए आप औरत के राइट ले सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं कि नहीं? तो ये मंदिरों में जा सकती है या नहीं जा सकती, ये भी डिसाइड होना है। सुप्रीम कोर्ट से दागी नेताओं के चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर भी फैसले का इंतजार है। 5 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध में आरोप तय होने के बाद आरोपी नेता को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से वंचित करने, राजनीतिक दल बनाने से रोकने और ऐसे लोगों को टिकट देने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई हुई है। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेजा था। गंभीर अपराध में आरोप तय होने पर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर आने वाला फैसला राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर किसी के बरखिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है या एफआईआर है या कंप्लेंट है, लिहाजा उस आदमी को या उस शख्स को ये पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है कि नहीं, ये डिसाइड करना पड़े। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने
30 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस तरह के कोटा के खिलाफ 2006 के नागराज बनाम भारत संघ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। संविधान पीठ को यह तय करना है कि 12 साल पुराने आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं। अक्टूबर 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकाला कि राज्य नौकरी में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें कोर्ट ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए प्रमोशन में आरक्षण देने को गलत बताया था। ये रिजर्वेशन जो है ये एट द पॉइंट ऑफ एंट्री सिर्फ रहेगी कि थ्रू आउट कार्डर रिफ्लेक्ट करेगी, और वो जो क्रीमी लेयर है जो एक दफ़ा अमीर हो गए और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हो, क्या उन्हीं पर भी लागू होती रहेगी कि कहीं ना कहीं बंद की जाएगी। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन दाखिल की है। इसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू हो। इसमें संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हों, वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। एक मुद्दा है जो डिसाइड होना है कि भी अगर टेलीकास्ट हो तो कितना टेलीकास्ट हो, कैसे हो, कितना पोषण किया जाए या नहीं किया जाए, तो सारा कुछ ये सब डिसाइड होना है भी टेलीकास्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना के आरोप वाले मामले में सेफ गार्ड की जरूरत है या नहीं, इस पर भी फैसला आएगा। दहेज केस में सीधे गिरफ्तारी पर रोक के फैसले की दोबारा सुनवाई हुई थी। दहेज कानून में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। नेताओं के बतौर वकील प्रैक्टिस करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर भी इस महीने फैसला आ सकता है। विधायक सांसद बन चुके वकीलों को वकालत का अधिकार नहीं देने की मांग कोर्ट से की गई है। इसके अलावा दाऊदी बोहरा महिलाओं के खतना प्रथा पर भी रोक पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर रही है। इसमें भी सुनवाई पूरी होकर फैसला आने की उम्मीद है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने 14 फरवरी 1977 को ओडिशा हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 10 अक्टूबर 2011 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 28 अगस्त 2017 को उन्होंने बतौर मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। आइए एक नजर डालते हैं इन ऐतिहासिक फैसलों पर। बहुचर्चित निर्भया कांड में सजा को बरकरार रखने का फैसला हो या आतंकी याकूब मेनन की फांसी से ऐन पहले आधी रात को सुनवाई का मामला हो, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जो एक नजीर बन गया। पूरे देश को हिला देने वाले बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की याचिका खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने किया। इस फैसले की सराहना पूरे देश भर में हुई, जिसमें एक तो है वो ये निर्भया का जो केस था उसमें उन्होंने काफ़ी एलैबोरेटली ली डाउन किया है कि डेथ सेंटेंस कैसे देनी चाहिए, कैसे होगा ये, तो वो उन्होंने किया है। मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए गए आतंकी याकूब मेनन की याचिका रद्द करना भी ऐतिहासिक माना गया।
दरअसल आतंकी याकूब मेनन ने फांसी से ठीक पहले अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले की सुनवाई के लिए आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट रात में खुली थी। जुलाई 2015 को जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और याकूब मेनन की याचिका रद्द कर दी। बॉम्ब ब्लास्ट, बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें भी उन्होंने उनका काफ़ी योगदान है। ऐसे कई हैं। वो ये कहना कि भाई ये ज़्यादा अच्छा मुकदमा है, ये कम अच्छा है और ये जजमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरी नहीं। हर एक डिसीजन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो लॉ ले डाउन करती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इनका नाम ये रिकॉर्ड्स में जाएगा और साइट होंगी ये सारी जजमेंट सदियों तक। जस्टिस दीपक मिश्रा प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए भी जाने जाते हैं। यूपी की मायावती सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की नीति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैसला देने वाली 2 जजों की बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा भी थे। पहले एक मूवी को बैन करना चाहता था इन लोग, तो ये मना किया। एक गर्ल ने विंक किया, वो उसको एफआईआर लगा दिया, तो एफआईआर कॉस्ट कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नगापन की बेंच ने पुलिस को एफआईआर पर बड़ा आदेश दिया था। बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया था कि एफआईआर के 24 घंटों के अंदर ही उसकी कॉपी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इस फैसले को ऐतिहासिक माना गया क्योंकि पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने में देरी के मामले अक्सर सामने आ रहे थे। जस्टिस दीपक मिश्रा का एक और फैसला काफी चर्चा में रहा, जब उन्होंने सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाए जाने का आदेश दिया था और इस दौरान सिनेमा हॉल में मौजूद लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना भी अनिवार्य किया गया था। हालांकि जनवरी 2018 में एक अहम फैसले में सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। Deepak Mishra has given judgments in many matters, important judgments. And the thing is, important point about him is that he is not at all bothered about what the executive thinks, the government thinks. He is independent, he is fair, and gives a full hearing to parties. And parties come from his court fully satisfied. Someone has to win, someone has to lose. But even the losing party feels that they had a fair hearing before him. And that's very important. Because people must not get the impression that they are not heard, or or the judge acted in a hasty manner. No, people must feel that we got a full hearing, and after all, एक side जीतता है, the side lose होता है. But in any case, the satisfaction is that we had a fair hearing before our court. 2016 में जस्टिस दीपक मिश्रा ने केंद्र की दलीलों को ठुकराते हुए उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाया और हरीश रावत सरकार को दोबारा बहाल किया। इसके अलावा 2015 में जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट से लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों को बैन करने को कहा गया था। इसके साथ ही जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधानों की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखने का आदेश दिया। इसमें कहा गया था कि बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं हो सकता है कि इस अधिकार का इस्तेमाल कर किसी शख्स की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी बात सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। दरअसल भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए किस तरह की योग्यताओं का
जिक्र संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रियों की सलाह के अलावा अन्य व्यक्तियों की सलाह भी ले सकते हैं, जबकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से राय ले सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें। इस संबंध में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने ये निर्णय दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर चीफ जस्टिस से राय लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है चीफ जस्टिस का, वो ऐसे प्रक्रिया ये है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के पहले 1 महीना के दौरान वो रेकमेंड करता है कि भी किसको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। वो रेकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और ये रिकमेंडेशन जो होती है सिर्फ रिकमेंडेशन होती है, और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि रिकमेंडेशन मानी जाए, लेकिन अमूमन मानी जाती है, और अमूमन जो नेक्स्ट इन लाइन सीनियर मोस्ट होता है वही बनता है। लेकिन सुपर सेशंस हुई हैं और सुपर सेशंस हो सकती है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं, वही योग्यताएं चीफ जस्टिस के लिए भी लागू होती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे शख्स को भारत का नागरिक होना जरूरी है, कानून और संविधान का जानकार होना, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहना या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना जरूरी है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता यानी कानून का जानकार हो। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ये चीफ जस्टिस ये इक्वल होते हैं सर। हर एक जज जो है वो इक्वल है, इनमें कोई बड़ा जज और छोटा जज नहीं होता, लेकिन ये नंबर 1 है सब में से। इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के कारण ये रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं, और ये मास्टर ऑफ रोल्स है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये केस एलोकेशन, किस जज को कौन सा केस जाना चाहिए, ये एलोकेट ये करता है। बेंचेस कैसे फॉर्म होने चाहिए, ये बेंचेस फॉर्म करते हैं। लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जो भी करना है कोर्ट का, वो हेड ये है चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सिर्फ कुछ कारणों से ही अपने पद पर नहीं रह सकते। उनमें शामिल है 65 साल की उम्र हो जाने पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने पर, और संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। लेकिन इस तरह से हटाए जाने के केवल 2 ही आधार हो सकते हैं। पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। देखिए जी, चीफ जस्टिस को या मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाना जैसे है, वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले वो जज होता है फिर चीफ जस्टिस बन सकता है। तो जो भी प्रोसीजर टू रिमूव अ जज है, वही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। जैसे कि पार्लियामेंट में जाएगा, बहस होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी, ये सब चीज़ें, वो पूरा प्रोसीजर जो है ऑर्डिनरी जज को रिमूव करने का, वही प्रोसीजर है इसको रिमूव करने का, और कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। संविधान में चीफ जस्टिस समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की विधि द्वारा मान्य और जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे, और उनमें न्यायाधीश की पद धारण करने तक
कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। केवल वित्तीय आपात की स्थिति में ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज के लिए इतना ही। विशेष का ये एपिसोड आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पे आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार।